Hi guys, I am Professor Narayan Nile from Bhagyaved Academy and today we are going to learn friend about the class 10th English subject है। ये जो मेरा पहला बुक है हमारा फर्स्ट फ्लाइट, इस बुक में से लेसन नंबर 4 है। लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। मतलब जो भी कुछ स्टोरी यहाँ पे डिस्क्राइब की है तो किसकी डायरी में से है? एन फ्रैंक नाम की एक लड़की है, उसने उसकी डायरी लिखी है और उस डायरी में कुछ इवेंट्स उसने डिस्क्राइब किए हैं। वो सारे इवेंट्स आज हमको स्टडी करना है, आज हमको देखना है। तो किसकी डायरी है? ध्यान में रखना है एन फ्रैंक की। चलो देखते हैं उसने उसके डायरी में क्या क्या लिखा है, क्या क्या बताया है। चलो बुक सामने खोल के रखो जरा। सबसे पहले मैं आपको उस बिफोर यू रीड पेज नंबर 48 पे आ जाओ, वो पढ़ रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान देना है सभी ने। चलो देखते हैं। एनी मैरी, ये उसका नाम है एन, लेकिन उसको इतना एनिलिस मैरी इतना कोई नहीं कहता है, सिर्फ एन फ्रैंक बोलते हैं। ओके, एन फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 was a Germany man born Jewish girl who wrote while the hiding with her family and 4 friends in the Amsterdam। चलो देखते जरा। ये जो एन फ्रैंक है ये जर्मन गर्ल है। कौन है? जर्मन गर्ल। अभी आपको पता चलेगा जर्मन में रहने वाली गर्ल। ओके, तो जर्मन में हिस्ट्री आपने पढ़ा है फ्रेंड, हिटलर था, याद है? हिटलर कौन से पक्ष का था? तो नाजी का था। वहां पे 2 है, नाजी और जू। जैसे हमारे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम हमेशा जैसे झगड़े होते रहते हैं, उसी प्रकार से जर्मनी में, कौन से कंट्री में? जर्मनी में हमेशा नाजी लोगों की चलती है। कौन से लोगों की चलती है? नाजी। क्योंकि हिटलर बिलोंग्स टू नाजी कम्युनिटी, उसने कुछ नाजी आइडियोलॉजी लाया था। क्या था नाजी आइडियोलॉजी में? आप लोगों ने पढ़ा है फ्रेंड 9th स्टैंडर्ड में। तो वो हेट करते थे जू लोगों का और उसको कुछ भी यानी देते नहीं थे। यानी उनको जब भी वो मिलते थे उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लेके जाके क्या कर डालते थे? मार डालते थे। तो इस प्रकार से जू के ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते थे, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। कौन से लोगों? नाजी लोगों ने। तो सेम कंडीशन है जो एन फ्रैंक है, ये खुद एक ज्यूइश लड़की है। कौन है? ज्यूइश लड़की। चलो देखते हैं। Who wrote, और उसी ने वो स्टोरी लिखी है हाइडिंग विथ हर फैमिली। वो बेचारी हाइड किया था उन्होंने एम्स्टर्डम में। वेयर इज एम्स्टर्डम? इन जर्मनी में एक प्लेस है एम्स्टर्डम, वहां पे उसने खुद को हाइड किया था। जर्मन ऑक्यूपेशन द नेदरलैंड इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड, और समय था फ्रेंड वर्ल्ड वॉर सेकंड, तब उसने वो डायरी लिखी थी उसकी खुद की। देखो आज तुम भी लिखते होंगे खुद की डायरी। डायरी लिखना मतलब क्या? एक आधी डायरी लेना और उसमें अपनी रोज का दिनचर्या लिखना। दिनचर्या समझता? मतलब मैं कुछ दिन कब उठा, क्या लिखा, क्या खाया, क्या सोया, ऐसे नहीं सिली थिंग्स। तो मैंने आज मेरा एम क्या है, मैंने क्या किया, मैंने कौन से सब्जेक्ट का स्टडी कितना किया, तो ये आज हम हमारी डायरी में लिखते हैं। बराबर, तो यानी पर्सनल डायरी होती है बहुत सारे लोगों की, वो उसमें सारे अपने इवेंट्स क्या करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पहले लोगों को जरा ज्यादा हैबिट थी ये, आजकल के लोग इतना करते नहीं है। क्योंकि आजकल क्या है? मोबाइल है, मोबाइल से हमें ईच एंड एवरीथिंग की खबर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो दैट्स व्हाई हम इतना टेंस नहीं लेते। लेकिन पहले जमाने में डायरी बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड डायरी राइटिंग। ओके, चलो देखते हैं। तो समय था फ्रेंड, देखो प्लेस है एम्स्टर्डम में, वो उन्होंने हाइड किया था एन फ्रैंक ने उसके पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ। ओके, और कुछ 4 फ्रेंड भी थे उसके साथ। और एम्स्टर्डम में उन्होंने उनके पापा का एक ऑफिस था, उस ऑफिस के ऊपर के एटिक में खुद को क्या किया है? हाइड किया है। किन लोगों से हाइड किया है? नाजी लोगों से। यदि नहीं हाइड करते थे तो नाजी लोग जी लोगों को क्या कर डालने वाले थे? मार डालने वाले थे। तो समझ में आ गया? नेक्स्ट चलो देखते हैं। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gain power in Germany। देखो कब हुए हाइडिंग का प्लेस काम? जब नाजी लोगों ने पावर अपने हाथ में ले ली तब। But were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। लेकिन नीदरलैंड में ज्यादा से ज्यादा नाजी लोगों का ऑक्यूपेशन चल रहा था।
तो फिर जू लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने लगा। वो जू लोगों का हेट करते थे, जब भी जू मिला उसको मार डालते थे, ऐसा था। एज द प्रिकॉशन अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज, जो जेविश लोगों की पॉपुलेशन उस जमाने में क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो उसको उनको क्या करना था, एंड करना था। द फैमिली वेंट टू हाइडिंग इन जुलाई 1942 in the hidden room in her father's Otto Frank's office building। ध्यान में रखना है, ओटो फ्रैंक कौन है, एन फ्रैंक के पापा, फादर है, बराबर। तो इन्होंने वहां पे लेके गया, समझ में आया? ओके, 1942 की बात है। ओटो फ्रैंक का एक ऑफिस था नीदरलैंड में, वहां पे उन्होंने हाइड किया है, समझ में आया? चलो आगे। देन क्या हुआ, हाँ, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, कितने साल उन्होंने हाइड किया वो प्लेस पे, 2 years डायरेक्ट, टोटली 2 years खुद को क्या कर डाला था, हाइड कर डाला था टोटल। देन द ग्रुप वॉज बिट्रेड, लेकिन एक दिन उनका बिट्रे हो गया। बिट्रे होना मतलब विश्वासघात होना, मतलब किन्हीं लोगों ने किसी को बता दिया, नाजी लोगों को, कि ये लोग यहाँ पे क्या हुए हैं, छुपे हैं, और ऐसे लोगों ने उनका बिट्रे किया कि जिन लोगों ने उन्हीं को सहारा दिया था। देखो, अपने ही बिट्रे करते हैं, दूसरा कोई बिट्रे करता नहीं है। विश्वासघात कोई करता है फ्रेंड तो अपने ही होते हैं। हमें जितना धोखा दूसरों से नहीं है, उतना खुद धोखा हमें अपनों से होता है, समझ में आया? दैट्स वाई ध्यान में रखना फ्रेंड, कभी भी किसी से साथ कितनी बातें शेयर करना है, कहाँ तक शेयर करना है, ये अपन ने ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता, वही जिसको हम बताते वही ओपन कर डालता। इसलिए प्लीज बी अवेयर रिगार्डिंग दिस। एंड ट्रांसपोर्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप, 2 साल के बाद में वो पकड़े गए और फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन किया गया। कहाँ पे रे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। अभी व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन कैंप, एक ऐसा कैंप रहता है जहाँ पे उनके ऊपर नजर रखी जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप। और थोड़ा सा भी कुछ मिसबिहेव किया तो उसको उसी समय पे क्या किया जाता है, काट दिया जाता है या गैस चैम्बर में डाल के मारा जाता है। तो ऐसा वो वहाँ पे था। कैंप सिस्टम वेयर द एन डाइड ऑफ टाइफस, वहां पे एन को एक बीमारी हुई थी टाइफस नाम की, TYPHUS। अभी व्हाट इज मीन बाय टाइफस, तो पहले जमाने में वॉर के समय में, देखो मैं पास्ट की हिस्ट्री बता रहा हूं, हाँ, पहले जमाने में वॉर की वजह से कुछ लोग हाइड करते थे और हाइड की वजह से उनको फूड का स्टारवेशन, जो लैक ऑफ फूड होता था, लैक ऑफ फूड होने की वजह से स्टारवेशन होता था, और स्टारवेशन की वजह से ब्रेन के ऊपर उसका क्या होता था, इफेक्ट होता था, और एट लास्ट आदमी डाइड हो जाता था। समझ में आया? क्या क्या होता था? टाइफस का मतलब इन पास्ट में जब वॉर होते थे तो आदमी को हाइड करना पड़ता था, हाइड करना पड़ता था तो लैक ऑफ फूड होता था, मतलब न्यूट्रिशन फूड उनको मिलता नहीं था, एंड दैट्स वाई उनका स्टारवेशन होता था। स्टारवेशन का इफेक्ट ब्रेन के ऊपर होता था, ओके, और एट लास्ट आदमी क्या हो जाता था, डाइड हो जाता था, और डिसीजेस बढ़ते थे। व्हाट इट, तो उसको बोलते थे टाइफस। लेकिन आज टाइफस एक स्प्रेडिंग डिसीज है, आज भी है, एक स्प्रेडिंग डिसीज है, स्प्रेडिंग डिसीज, ओके। और ये स्प्रेडिंग डिसीज, उससे क्या होता है, हेडेक होता है, सबसे पहली बात उसको हेडेक होता है, और दूसरी बात एकदम फीवर आता है, ओके, उसकी वजह से आदमी मर जाता है। ये प्रेजेंट की बात है, वो टाइफस आज का। लेकिन जब एन फ्रैंक का जमाना था तब 100% टाइफस का मतलब ये यहाँ पे हमको लेना है, ओके। तो टाइफस की वजह से बेचारी एन फ्रैंक बहुत जल्दी क्या हो गई थी, मर गई थी। इन द बेर्जेन एंड बेसलेन विद इन अ डेज ऑफ हर सिस्टर मॉर्गॉट फ्रैंक, और उसकी बहन की भी मौत हो गई थी जिसका नाम था मॉर्गॉट फ्रैंक, ध्यान में रखना है। ओटो फ्रैंक उसका पापा, मॉर्गॉट फ्रैंक ये उसकी सिस्टर थी, तो ये भी वहां पे मर गई थी, बराबर। यानी सब
स्लोली स्लोली क्या हो रहे हैं, वो मर गए हैं। कौन? मॉर्गॉट फ्रैंक, ध्यान में रखना है उसका नाम। और फिर आगे क्या हुआ था? हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, यानी पूरा का पूरा ग्रुप वहां पे क्या हुआ था? मारा गया था। सिर्फ एक ही आदमी बचा था जिसका नाम था ओटो फ्रैंक, मतलब वो पापा। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, फिर वो नीदरलैंड से अपने एम्स्टर्डम में आ गया आफ्टर द वॉर एंडेड एंड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। फिर उसने वहां पे और एक बार जब सर्च किया कि जहां पे वो हिडन हुए थे वहां पे कुछ है क्या, तो उसको कोई क्या मिला था? तो सिर्फ डायरी मिली थी। सब तो मारे गए थे, क्या मिली थी? सिर्फ एक डायरी। और तब जब उसने वो डायरी को खोला, ओपन किया, तब उसको समझ में आया कि ये डायरी किसकी है। तो उसको समझ में आया डायरी एन फ्रैंक की। अब कैसे समझ में आया? देखो, कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, और फिर उसको समझ में आया डायरी उसकी है और ये यूनिक रिकॉर्ड है। टू लुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन द इंग्लिश अंडर द नेम, फिर उसने उसको पब्लिश करना चाहा, लेकिन उस डायरी का नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ध्यान में रखना है, क्या नाम था उस डायरी का? क्या नाम से उसको पब्लिश किया गया? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस नाम से ये डायरी एन फ्रैंक की क्या की गई? पब्लिश की गई। समझ में आया? आगे तो फ्रेंड इसने बिल्कुल डिसाइड किया कि यस, मैं उसको पब्लिश करूंगा। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। एक्चुअली ये डायरी कब किसने किसको दी थी? तो उसके पापा जो थे ओटो फ्रैंक, उसने ये डायरी एन फ्रैंक को दी थी एट द एज ऑफ 13th बर्थडे। मतलब जब एन फ्रैंक का 13th बर्थडे था तब उसके पापा ने यही डायरी उसको दी थी। फिर उसने उसी डायरी में क्या किया था? लिखा था बहुत कुछ। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। देन इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, वो एक यूनिक रिकॉर्ड था। द क्रॉनिकल्स एंड इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, उसने उसके क्रॉनिकल मतलब एक अनुक्रमणिका, मतलब जैसे उसके लाइफ में जो जो भी घटित होता गया उसने वो सारे इवेंट्स क्या किए हैं? लिखे हैं। फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry 1 अगस्त 1944। ध्यान में रखना ये डेट, 12 जून 1942 में डायरी स्टार्ट हुई थी लिखना। तो डायरी कब चली थी? 1 अगस्त 1944 तक, यानी कितने साल? 2 साल। ध्यान में रखना है। तो ये डायरी 2 साल का रिकॉर्ड था। ओके, चलो देखते हैं आगे। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिज ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस। लेकिन ये डायरी फ्रेंड इतनी फेमस हुई, यू वोंट इमेजिन। एन फ्रैंक को भी नहीं लगा होगा कि ये डायरी इतनी फेमस होगी, लेकिन ये डायरी इतनी फेमस हो गई क्योंकि वो रिकॉर्ड था फ्रेंड। इन लोगों का रिकॉर्ड था, जू लोगों का, कि जर्मनी में नाजी लोग उनके साथ किस प्रकार से बिहेवियर करते थे। ये टोटल रिकॉर्ड उस बुक में था, उस डायरी में था। एंड दैट्स व्हाई ये डायरी जरा वर्ल्ड में क्या होने लगी? मशहूर होने लगी। उसे जू लोगों की अफिलिटी मिलने लगी वर्ल्ड में। ओके, एंड दैट्स व्हाई द डायरी बिकम वेरी फेमस। और इस प्रकार से डायरी डे बाय डे क्या बनी? वेरी फेमस बनी। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस, ओरिजिनल डायरी जो थी वो अलग लैंग्वेज में थी, लेकिन बाद में उसके अदर लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेशन किए गए। वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और आज वर्ल्ड के जो वाइडली रीड बुक्स है इसमें दिस बुक ऐड हुआ और ये भी वाइडली रीड हुई। They have also been several films, आज भी several films बनी है फ्रेंड एन फ्रैंक की डायरी के ऊपर। टेलीविजन पे सीरियल्स है, थिएटरिकल प्रोडक्शंस आज उसी सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन डायरी, बहुत ज़्यादा इस प्रकार से थिएटर कार्यक्रम, टेलीविजन कार्यक्रम, फिल्म, ये भी उसके ऊपर डायरी के ऊपर चलने लगे। मतलब यू कैन इमेजिन हाउ फेमस द डायरी इज।
ओके, तो किस प्रकार से डायरी वहां पे फेमस हुई थी। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड एंड द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ अ डेली लाइफ अंडर द नाजी ऑक्यूपेशन। मतलब नाजी लोग कितना उनके ऊपर प्रेशराइज करते थे, ये सब हमें उस डायरी जब रीड करते हम तब हमको पता चलता है। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। व्हाट इज द वर्ड मीन बाय होलोकॉस्ट, ये वर्ड ध्यान में रखना फ्रेंड। होलोकॉस्ट, जब नाजी और जू के बीच में जर्मनी में जब फाइट हुई थी तब होलोकॉस्ट हुआ था। होलोकॉस्ट मतलब लोग रोड पे नरसंहार बोलते उसको, रोड पे एक दूसरे को काटते थे। ये जो होलोकॉस्ट है ये इस डायरी में डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार से नाजी लोग जू लोगों को मारते थे। तो ये इस प्रकार से। चलो आगे क्या हुआ। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड एंड डिस्कस्ड द होलोकॉस्ट विक्टिम। और नाजी फैमिली मतलब एन फ्रैंक ने डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार से जू फैमिली क्या हुआ था, फेस किया था होलोकॉस्ट को। ओके, चलो ये मेरा सिर्फ एंड सिर्फ इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले अभी मैं आपको एक बाय लाइन सुनाता हूँ। चलो देखते हैं, ये सब बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपन चलते फ्रेंड रिगार्डिंग द टाइटल। पहले टाइटल देख लेते। टाइटल का मतलब मैंने बता दिया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी थी उसका टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सेकेंडली अबाउट द राइटर। राइटर कौन है तो मैंने बताया, डायरी होने की वजह से जिसकी डायरी होती है वही लिखता है, तो एन फ्रैंक ही खुद उसका लिखने का वाले है। और वो जू है, जर्मनी में रहती है, नाजी लोग उसके ऊपर हरेश करते हैं जू लोगों के ऊपर, और ये टोटल डिस्क्रिप्शन उन्हीं का है। ओके, ये डायरी कब स्टार्ट हुई थी तो मैंने बोला 12 जून 1942 में स्टार्ट हुई थी, तो 1 अगस्त 1944 में एंड हुई थी। और एन फ्रैंक डेथ हुई थी किसकी वजह से, टाइफस की वजह से। टाइफस का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया है। ये डायरी का काम चला था फ्रेंड 2 इयर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलो देखते हैं आगे। अभी देखते हैं हम डिटेल समरी। चलो देखते हैं क्या है उसमें। पहला पॉइंट है फ्रेंड हमारा, एन स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर डायरी। एक्चुअली एन को डायरी लिखने का कोई क्या नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। शी वॉज नॉट अ राइटर, और राइटर नहीं थी। चलो देखते हैं फिर भी उसने कैसे लिखा और कितनी फेमस हुई। When Anne Frank started to write a diary, she feels that it was a strange experience. जब उसने लिखा तो वो एक strange experience था। She thinks that she is not a famous writer. उसको पता था कि मैं क्या नहीं हूँ, कोई famous writer नहीं हूँ। So no one will take interest in reading her diary. तो उसने जब लिखा था चालू किया तो उसको ये भी पता था कि जब भी मेरी डायरी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तो नो वन इज रीडिंग टू इंटरेस्टिंगली रीडिंग टू माय डायरी। कोई भी इंटरेस्टिंगली मेरी डायरी को नहीं रीड करेगा, उसको पता था, क्योंकि अब लिख रही हूँ ऐसा उसने सोचा। एट दैट टाइम शी वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उस समय पे वो सिर्फ 13 साल की थी। जब उसने डायरी स्टार्ट की थी तब वो सिर्फ 13 साल की थी। 13 साल की थी ये काहे से पता चलता है हमको, क्योंकि उसके पापा ने वही डायरी उसको ऑन द 13th बर्थडे दिया था। बराबर याद है आपको, मैंने बोला। फिर 13 साल के थे, और 13 साल के कोई भी लड़का ऐसा नहीं सोचता कि मैं बहुत बड़ा राइटर बन जाऊंगा या मेरी डायरी लोग रीड करेंगे, बराबर। तो उसको ऐसा लगा था कि चलो कुछ भी नहीं। कभी कभी ऐसा ही होता फ्रेंड, अभी कभार अपने आंगन में हम एक आधा पेड़ लगाते हैं और चले जाते हैं, उसके तरफ क्या भी नहीं देते, ध्यान भी नहीं देते, और वन डे वो बहुत बड़ा क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है, और उससे ट्रिमेंडस हमें फ्रूट्स मिलते हैं। हमारा सिर्फ हमें नहीं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारे चिल्ड्रन को, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को, इवन हमारे नेबर्स वगैरह सब उसका एंजॉय करते हैं, और सब लोग फिर वाह करते कि यार जिसने लगाया है उसको बहुत यानी ये मिलेगा, शांति मिलेगा, ऐसा बहुत सुकून मिलेगा। तो फ्रेंड ऐसा होता है, कभी कभार अपन कुछ बातें कर जाते हैं लेकिन हमें उस समय पे पता नहीं रहता है कि ये बातें इतना बड़ा रंग लाएगी, लेकिन बाद में पता चल जाता है कि वो कितनी बड़ी रंग लाई है।
जैसे हमने भी ये जो क्लास चालू किया था तब हमारा भी इतना बड़ा कोई मकसद नहीं था कि इतना बड़ा हमारा क्लास होगा, 300 350 बच्चे उस क्लास में रहेंगे, 11-12 टीचर्स रहेंगे। तो ये हमारा भी क्या नहीं था, कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, चलो भाई करना है। लेकिन जैसे जैसे हमें दिखने लगा वैसे वैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व करते गए और ये रूम्स बढ़ाते गए। पहले सिर्फ यहाँ पे एक रूम था, ऑफिस भी नहीं था, यानी बाद में जैसा जैसा नीड लगने लगा वैसा वैसा आदमी करता गया। और फिर ये देखो कितना बड़ा ट्री स्टैंड हुआ। एक छोटा सा प्लांट लगाया था, आज बहुत बड़ा ट्री बन गया है। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है फ्रेंड, कुछ बातें हमें उस समय पे ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा होगा, लेकिन बाद में वही बातें बहुत बड़ी होती है। किसी को ऐसा भी पता नहीं रहता कि चलो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो ट्रिवियल लगता है, लेकिन बाद में वो जो कर रहा है वही बड़ी बात हो जाती है। देखो आज तुम सब बच्चे यहाँ पे बैठे हो, मेरा वीडियो सुन रहे हो, कोई एकदम सिंसियरली सुन रहा है, कोई सिर्फ कमेंट्स कर रहा है नीचे लाइक दैट से, और कोई एकदम मस्त बाय हार्ट उसको लिसनिंग कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, मगअप कर रहा है, नोट्स निकाल रहा है सामने बैठ के। तो आज उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं मेरा काम कर रहा हूं। लेकिन एक दिन वही इसका जो सिंसियर वर्क है उसको कहीं के कहीं लेके जाएगा। मतलब वो इमेजिन भी नहीं करेगा कि मेरा सिंसियर स्टडी आज मुझे यहाँ पे या जगह पे लेके आ देगा। फिर तब जब वो बड़ा आदमी बन जाएगा तब उसको रियलाइज होगा कि यार, फिर उसको वो छोटे छोटे इवेंट्स याद आएंगे कि देखो मेरे छोटे इवेंट्स मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, और आज मैं यहाँ पे हूँ। सच में तुम्हारे सामने जो एग्जाम्पल खड़ा है वो भी ऐसा ही, एक विलेज का लड़का, उसको कुछ भी पता नहीं था, जिसके माँ बाप अनपढ़, कि जिनको ABCD क्या मराठी का पता नहीं तो इंग्लिश का एक बहुत दूर की बात है। और ऐसे फैमिली का एक लड़का आज किसी कॉलेज का प्रोफेसर होता है और इतना बड़ा अचीवमेंट कर लेता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड। और ये सिर्फ तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारा डेडिकेशन, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, स्ट्रांग विल, डिटर्मिनेशन, ऑल दिस मेक्स यू अ ग्रैंड सक्सेस। तो प्लीज़ मैं आप सभी बच्चों को एक भी रिक्वेस्ट है, आप भी इस प्रकार से काम करते रहिए अपना ऑनेस्टली। फल की अपेक्षा न करें कि चलो मुझे ये मिलेगा दैट्स व्हाई मैं आज कर रहा हूँ, ऐसा अपेक्षा मत कीजिए। सिर्फ अपना काम सिंसियरली, वी शुड डू ऑनेस्टली अवर वर्क, व्हाट वर्क आई हैव गिवन बाय द ऑल। मतलब मुझे कौन सा वर्क दिया गया है, बस आज मैं स्टूडेंट हूं, मेरा वर्क है स्टडी करना, ये ऑनेस्टली करो, आगे जाके उसके फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ प्लान लगाते रहो। गॉट इट? एंड फ्रैंक को भी पता नहीं था जब उसने डायरी लिखी थी तो उसकी डायरी इतना रंग लाएगी, लेकिन आज उसके ऊपर फिल्म्स है, थिएटर शो है, ऐसे बहुत सारी चीजें आज बनाई गई है। चलो उसको पता नहीं था, बट लिविंग ऑल दिस थिंग्स बिहाइंड, उसने सब बातें छोड़ के ऐसा नहीं सोचा कि चलो मुझे लोग हंसेंगे या क्या करेंगे, नहीं, अपना काम करती गई। और एट लास्ट शी रोट हर डायरी, और उसने डायरी लिखी। ये था मेरा पहला पॉइंट, जिसका नाम था एन स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर डायरी। डायरी लिखते समय उसको किस प्रकार से स्ट्रेंज एक्सपीरियंस आए। दूसरा पॉइंट है स्टार्टिंग ऑफ द डायरी। फिर उसने कुछ ना आन देखा ना पान देखा, सिर्फ डायरी लिखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। वन डे व्हेन एन फील डिप्रेस, एक दिन एन को बहुत डिप्रेस फील कर रहा था। देखो आदमी के लाइफ में कुछ तो भी सैडनेस, डिप्रेशन आना चाहिए या कलामिटी बिफॉल होना चाहिए, तब जाके जो निकलता है वो कुछ तो भी बहुत बड़ा होता है। कुछ समझ में आया? देखो फ्रेंड, जब आदमी डिप्रेशन में जाता है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है या उसे पैसे की ट्रिमेंडस क्या पड़ती है, नीड पड़ती है, तब आदमी कुछ ना कुछ सोचता है, और जब सोचता है तब कुछ ना कुछ ट्राई करता तो सक्सेस पाता है। समझ में आया? जिस लड़के को इजीली पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिल गई वो कुछ नहीं करता, लेकिन जो बच्चा है जिसके पास पेरेंट्स अभी रोज खेत में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस लड़के को लगता है यदि आज मैंने स्टडी नहीं किया तो आई हैव टू गो आल्सो इनटू द फील्ड लाइक माय पेरेंट्स। मुझे भी मेरे पापा के जैसा, पेरेंट के जैसा कहां पे जाना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा, ये उसको पता है। एंड दैट्स व्हाई ही हैड टू स्टडी हार्ड, he have to study hard, and that's why उसे स्टडी करना पड़ता है, और वो करता है और कहीं के कहीं पहुंच जाता है। और जैसे उस बच्चों को ट्रिमेंडस रिचनेस होता है पेरेंट्स का, दैट्स व्हाई उन बच्चों को ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ करूं, वो निगेटिव बन जाते हैं। तो लाइक दैट सेम कंडीशन मैं यहाँ पे वही कहना चाहता हूं कि एन फ्रैंक ने स्टार्ट लिखना चालू कर दिया जब वो डिप्रेशन में थी। अच्छा हुआ वो डिप्रेशन में गई, दैट्स व्हाई उसने डायरी लिखा। समझ में आया? यानी जो भी होता है हमारे लाइफ में
अच्छे के लिए होता है, बिलीव ऑन इट, उसके ऊपर क्या करो, बिलीव करो। गॉट इट? तो फ्रेंड इसी प्रकार से वो डिप्रेस में थी और फिर डिप्रेशन में उसने स्टार्टिंग राइटिंग, और फिर उसने डायरी लिखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। एट दैट टाइम शी वाज थिंकिंग अबाउट हर फैमिली, बस उस समय पे उसके बारे में कोई चारा नहीं था, सिर्फ फैमिली के बारे में, हर पेरेंट, सिस्टर। शी नीडेड ए ट्रू फ्रेंड्स, एक्चुअली उसको सच्चे फ्रेंड की क्या थी, जरूरत थी। She found a true friend in the form of diary, और उस जमाने में उस समय पे उसको दूसरा तीसरा कोई सच्चा दोस्त नहीं मिला जो ऑनेस्ट हो, जिसके साथ सारी बातें क्या किया जाए, शेयर किया जाए, ऐसा उसको कोई दोस्त नहीं मिला। तो उसको दोस्त मिला तो वो थी डायरी, और फिर उस दोस्त को सारी बातें अपने मन की भड़ास पूरी निकालने लगी, एंड फ्रैंक उस डायरी में लिखने लगी। देखो फ्रेंड, एनिमल, प्लांट, इनएनिमेट थिंग्स, वो ह्यूमन बीइंग से कई बेटर, कई गुना अच्छी है जिसके साथ हम दोस्ती कर सकते हैं। किसी कुत्ते के ऊपर ट्रिमेंडस बिलीव रखो, वो तुम्हारा विश्वासघात कभी नहीं करेगा, बट किसी आदमी के ऊपर बिलीव करो, ये विल डिसीव यू, वो आपको क्या करेगा, डिसीव करेगा। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी किसी आदमी के साथ यदि हमने फीलिंग हमारी शेयर की तो वो आज हमें बोलेगा हाँ हाँ हाँ, लेकिन बाहर जाएंगे हंसेगा अच्छा हुआ, लाइक दिस वे। यानी आज यदि हमने हमारा सैडनेस किसी फ्रेंड के साथ शेयर किया तो फ्रेंड उस समय पे हमें बोलता है कि नहीं यार बुरा हुआ, लेकिन वही बात जाता है दूसरे को बताता है इसके साथ ऐसा हुआ, मस्त हुआ बोलता है, बराबर। यानी जो हम किसके ऊपर बिलीव करते हैं और हमारा ओन फीलिंग्स उसको शेयर करते हैं, और वो हमारे ओन फीलिंग की धज्जियां उड़ा देता है और सारे लोगों में वो शेयर कर डालता है, यानी हमारी इज्जत का फालूदा कर देता। इससे तो बेटर है कोई फ्रेंड से बेटर, एंड फ्रेंड का जो फ्रेंड था डायरी, वो मस्त फ्रेंड थी, उसने उसके साथ सारे फीलिंग्स क्या कर डाले, शेयर कर डाले। ना उस डायरी ने कभी कंप्लेंट किया कि ऐसा क्यों कह रहा है, ना कभी उसके फीलिंग्स को ओपन अप किया। उसके पापा ने वो डायरी, हाँ एटलास आप बोल सकते क्योंकि सर वो तो ओपन हो गई डायरी, तो डायरी ने नहीं ओपन किया, उसके पापा ने उसके थॉट्स को ओपन किया। समझ में आया? आगे तो वो ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, ऐसा मुझे कहना है। शी फाउंड अ ट्रू फ्रेंड फ्रॉम दैट फॉर्म ऑफ डायरी, अ सेइंग वाज इन हर माइंड। तो उसने कुछ कोटेशन में 2 लाइंस लिखी है, जरा ध्यान में रखना या लिख लेना। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल ये पेपर में बहुत पेशेंस है फ्रेंड, आदमी में पेशेंस नहीं है। देखो पेपर किसको बताता नहीं है, आदमी के पास पेशेंस नहीं है। मैंने यदि कुछ बातें पर्सनल मेरी किसके मेरे फ्रेंड के साथ शेयर किया तो वो फ्रेंड 2 लोगों को या 4 लोगों को बता देगा कि मैंने ऐसा किया, बराबर। और जो मैंने सिगरेट बताया था उसने ओपन थिएटर कर डाला, यानी उसके पास क्या नहीं है, पेशेंस नहीं है। बहुत सारी औरतें का भी एग्जांपल ले सकते हो आप। कुछ औरतें को यदि बोला कि मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, किसको प्लीज बताना नहीं, तो बोलेंगे नहीं 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 बताऊंगे, बोलो। फिर अपन उसको बता देते हैं, वो बात क्या करते हैं, अपने बाजू वाले को बोला इधर आ इधर आ, तेरे को मैं आज एक बात बता रही हूँ, इसको बताना नहीं, बहुत पर्सनल है, और फिर उसके साथ वो शेयर कर डालते। फिर वो औरत किसी दूसरी औरत को उसके बाजू वाले इधर आ, ये बात पर्सनल है, किसको बताना नहीं, और 2-4 दिनों में वो बात पूरी क्या हो चुकी है, सिटी में स्प्रेड हो जाती है। क्या समझ में आया मेरा कहने का तात्पर्य? यानी पेपर हैव अ पेशेंस, पीपल हैव नॉट अ पेशेंस। यानी किसके पास पेशेंस है? पेपर के पास पेशेंस थी, आदमी के पास नहीं है। आदमी तो 2 मिनट में शेयर कर डालता। एन नेम्ड हर डायरी किटी, और एन ने उसके डायरी का नाम लिखा, फ्रेंड जो डायरी उसने लिखी थी उसका नाम लिखा किटी, किटी नाम रखा उसका, जो किटी के साथ सारे पर्सनल फीलिंग्स जो जो उसे लगता था वो उसने उसके साथ टोटली क्या कर डाला, शेयर कर डाला फ्रेंड। गॉट इट? आगे देखते हैं 3rd पॉइंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ अवर फैमिली मेंबर। पूरे डायरी में उसने क्या कर डाला, पहले डिस्क्रिप्शन कर डाला पूरे फैमिली मेंबर का, मैं कौन हूं, मेरे पापा कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरी माँ कौन है, वगैरह 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 सारा। एंड रोट दैट शी हैड अ लविंग पेरेंट्स, वो बोलती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत लविंग थे। एंड 16 years ओल्ड सिस्टर, और मुझे 16 साल की एक बहन है जिसका नाम मैंने बोला मार्गॉट। देयर वेयर अबाउट 30 people अराउंड हर, उसके वहां पे हिडन एरिया में कितने लोग थे, 30 people थे, whom she could consider as a friends, और सभी को वो क्या मानती है, उसके दोस्त। She had a good home,
बट शी नीडेड अ ट्रू फ्रेंड, उसको गुड होम तो मिल गया था बट उसको सच्चा दोस्त नहीं मिला था। सच्चा दोस्त मिला था तो सिर्फ किट्टी। किट्टी मतलब कौन? कुत्ती का नाम नहीं है या किसी दोस्त का नाम नहीं है, किसका है? डायरी का नाम है। हर फादर मैरिड टू हर मदर एट द एज ऑफ 36, मतलब उसके पापा ने एन फ्रैंक ने, सॉरी एन फ्रैंक का पापा का नाम मैंने बोला ओटो फ्रैंक ने, एट द एज ऑफ 36 उसके ममा के साथ शादी किया था। तब उसकी ममा की एज थी 25, यानी 9 इयर्स का दोनों के बीच में क्या था? डिफरेंस था। हर मदर नेम वाज एडिथ, उसके मम्मी का नाम था एडिथ, मदर ऑफ एन फ्रैंक। ओके, एडिथ था। ये 25 साल की थी तब उसकी शादी हो गई थी, ये 36 साल का था तब उसका शादी हुआ था, ये 16 साल की है और एन फ्रैंक 13 साल की है। समझ में आया सबको? क्लियर एंड करेक्ट? चलो आगे देखते हैं। देन whom she consider as a friend, और वो जो मस्त फ्रेंड अपन को समझती है, सारे जो दोस्त है लेकिन सच्चा दोस्त है। हर फादर ने मैरिड किया। ओके, हर मदर्स नेम वाज एडिथ। इन 1926 हर सिस्टर मार्गरेट वाज बोर्न एंड ऑन द 12th जून 1929 को एन फ्रैंक का जन्म हुआ था। यानी कब हुआ था? देखो, मार्गरेट का जन्म 1926 और इसका जन्म 1929, यानी 3 इयर्स का दोनों के बीच में क्या है? फर्क है, फासला है। चलो आगे देखते हैं। इन 1933 हर फादर वेंट टू हॉलैंड, और उसके बाद में उसके पापा 1933 में हॉलैंड चले गए। ओके, साथ में उसकी मम्मी भी चली गई। फिर रह गई कौन? दोनों बहना अपने ग्रैंडमा के साथ, ग्रैंडमा समझता, ग्रैंडमदर के साथ एट एचएन में रह गए। देखो ध्यान में रखना है, ये दोनों कहां पे चले गए? हॉलैंड। और ये दोनों बहनें कहां पे? एडे। कहां पे? क्या नाम है उस प्लेस का? उस प्लेस का नाम है फ्रेंड एचएन। एचएन में, ध्यान में रखना ये भी। ओके, तो अपने ग्रैंडमा के साथ एचएन में ही रह गए। एंड हर मदर वेंट टू हॉलैंड विद हर फादर, और इस प्रकार से वहां पे वो रहते थे। तो ये आगे पहले का डिस्क्रिप्शन है। ओके, ये भी उसने हमारे साथ उस डायरी में थ्रू शेयर किया है। चलो आगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कूल एंड द हेडमिस्ट्रेस। अब उसने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसके स्कूल का भी किया है, क्योंकि देखो स्टूडेंट रहे ना तो स्कूल का तो 1-2 एक्सपीरियंस तो उनका होता ही है, यानी ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस उसके स्कूल रिलेटेड दोस्त वगैरह उनसे होते, तो उसने भी इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया है। चलो देखते हैं। एन वॉज सेंट टू द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। एन को कहा भेजा गया? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। शी स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6। मॉन्टेसरी स्कूल में 6 साल तक उसने स्टडी किया। When she was 6th standard, Mrs. Couperus was her headmistress. उसके हेडमिस्ट्रेस का नाम ध्यान में रखना है, मिसेस कुपेरस। यह उसकी हेडमिस्ट्रेस थी। यह उसकी हेडमिस्ट्रेस थी, मतलब उस स्कूल की टीचर, हेड सर। देन फिर क्या? एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वाज अ फेयरवेल फंक्शन। फिर फेयरवेल फंक्शन था 6 स्टैंडर्ड के बाद में। तो फेयरवेल फंक्शन में ये बहुत रोई थी एन फ्रैंक। क्यों? द सेपरेशन फ्रॉम द हेडमिस्ट्रेस मेड हर फुल ऑफ टीयर्स। क्योंकि उस हेडमिस्ट्रेस से उसका बहुत अच्छा लगाव हो गया था। जब उससे छूटना चाहा तब उसके बहुत बैड फील हुआ। देखो फ्रेंड, जब हम किसी स्कूल में 1st से 10 तक यदि स्टडी करते हैं और जब उस स्कूल को यदि छोड़ने का समय आता है, तो तुम्हारा भी अभी 10th में फेयरवेल होगा। तुम्हारे स्कूल के टीचर्स, हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर होगा, वो तुम्हारा फेयरवेल करेगा। और जब फेयरवेल करेंगे तब आपको थोड़ा सा उस दिन तो भी बुरा लगेगा, क्योंकि इतने दिनों से इन टीचर से हमारा एक क्या बन जाता है? एक बॉन्ड बन जाता है, एक लव बन जाता है। और बाद में उनसे बिखरना, फिर उनकी याद आती है हमें। जैसे हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं,
तुम एक दिन 10th के बाद में हमें छोड़ के जाओगे तो हम भी आपको मिस करते हैं, आप बच्चे भी हमको शायद मिस करते होंगे। ओके, आशा करता हूँ। तो उसी प्रकार से उसको भी बहुत बुरा लगा क्योंकि उसको छोड़ के जा रही थी। हर डीप अफेक्शन विद ग्रैंड मदर। ओके, आगे का पॉइंट दिया है कि हेड मिस्ट्रेस तो का इवेंट हो गया, अभी एन फ्रैंक का और उसके ग्रैंडमा का रिलेशनशिप कैसा था। इन समर 1941 हर ग्रैंडमदर होम शी लव्ड वेरी मच, और बहुत अपने ग्रैंडमदर के साथ प्यार करती, लेकिन एक दिन 1941 में उसकी ग्रैंडमा इल हुई। कौन? एन फ्रैंक की ग्रैंडमदर इल हुई। कब? 1941 में। तो उसे बहुत बुरा लगा और फिर ग्रैंडमा की डेथ हो गई 1942 में। ग्रैंडमा डाइड, किस्सा खत्म। तो उसे बहुत फील हुआ, ऑपरेशन हुआ था एक्चुअली उसका, फिर भी वो मर गई। हर डेथ वाज अ ग्रेट शॉक टू हर, उसके लिए बहुत बड़ा क्या था, वो शॉक था। According to her diary, all the 4 members were doing well. She wrote this event on 20th June 1942. ये इवेंट उसने कब शेयर किया हमारे साथ? 20 जून 1922 को ये उसने डायरी में लिखा है। अभी और एक दूसरा इवेंट दिया है, क्लास एटमॉस्फेयर एंड पनिशमेंट बाय द मैथ्स टीचर। फिर अभी उसका स्कूल का एक इवेंट दिया है हमें। देखो, पहला इवेंट दिया है स्कूल मिस्ट्रेस का, दूसरा इवेंट दिया है उसके ग्रैंडमा का, अभी का एक्सपीरियंस इवेंट दे रही है वो कि एक बार मैथ्स टीचर ने हमें पनिशमेंट दी थी। देखो फ्रेंड, मैथ्स टीचर को हम डरते ही हैं क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा लगता है पढ़ाने में, बराबर, लेकिन स्टूडेंट को बहुत बोर होता है। क्योंकि मुझे तो सबसे स्पेशली बोर होता था, क्योंकि मैथ्स बोले तो मुझे समझ में नहीं आता था a+b = 10। चला a+b कैसे क्या 10 होगा, ये मुझे आज तभी भी नहीं समझा और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। यानी ऐसा है मैथ्स। तो रिगार्डिंग दिस, ये जो मैथ सब्जेक्ट है फ्रेंड, ये बहुत मोनोटोनस है, बहुत बोरिंग कुछ बच्चों को लगता है, मेरे जैसे को। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनमें उनमें क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। तो शायद ऐसे ही बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्लीज इंटरेस्ट ले, मेरे जैसा मत बने। ओके, तो फ्रेंड उसका मैथ्स टीचर के साथ बहुत झगड़े होते थे एन फ्रैंक, उसका कभी नहीं जमा। देखो, उसने एक बार उसको पनिशमेंट भी किया था। एंड रोट इन हर डायरी दैट द डे ऑफ द रिजल्ट डिक्लेरेशन का प्रोग्राम था। द क्लास वॉज वेरी टेंस, सब टेंस में थे, मेरा रिजल्ट क्या आएगा। आप भी 10th में जाओगे, आपका जब रिजल्ट रहेगा तो वो आप समझ लेना आपके ऊपर क्या भी फॉलो होती है कंडीशन। ऑल द स्टूडेंट्स वेर वेरी नर्वस, सब बच्चे क्या थे, नर्वस थे। शी हरसेल्फ वॉज वेरी नर्वस, वो भी खुद नर्वस थी। देयर वेयर 9 टीचर्स, कितने टीचर्स थे? 9। मिस्टर किसिंग वॉज हर मैथमेटिक टीचर, उसके मैथ टीचर का नाम क्या था? मिस्टर किसिंग। ओके, तो ये उसके मैथ्स का टीचर का नाम था। तो फ्रेंड, ये जो मिस्टर किसिंग है, तो ये बहुत जरा स्ट्रिक्ट था, वो अदर मैथमेटिक्स टीचर। ही ऑलवेज रिमेन अनॉयड विथ हर ड्यू टू हर टॉकेटिव नेचर। ये एन फ्रैंक से बहुत तंग हो चुका था, एनॉय हो चुका था, अनॉयड बाय एन फ्रैंक। एन फ्रैंक ने उसको बहुत बोर कर डाला था और बहुत टेंस में आ जाता था। किसकी वजह से? एन फ्रैंक की वजह से। एन फ्रैंक का एक बात उसे बहुत बुरा लगता था उसको, क्या? टॉकेटिव नेचर था उसका। कैसा नेचर था? टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब समझता है, बड़बड़िया। तो एन फ्रैंक बहुत बड़बड़ करती थी। एक्चुअली वो बड़बड़ नहीं करती थी, उसे बाय बर्थ गिफ्ट मिली थी फ्रॉम हर मदर। उसकी ममा भी थोड़ी सी क्या थी, टॉकेटिव थी, उसकी वजह से उसको वो मिला था। ड्यू टू टॉकेटिव नेचर, उसकी ममा के टॉकेटिव नेचर की वजह से उसका नेचर टॉकेटिव हो गया था। क्योंकि बाय बर्थ कुछ हमारे प्यारे बच्चों में हमारे कुछ गुण क्या होते हैं, जाते हैं, तो उसी प्रकार से उसका भी हो गया था। एज द पनिशमेंट शी गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। एक बार क्या हुआ, वो ज्यादा बड़बड़ करती थी तो टीचर ने उसको बोला, इधर एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया उसको और एक ऐसे लिखने को बोला। क्या नाम था ऐसे का? चटर बॉक्स। अभी व्हाट इज द चटर बॉक्स? बड़बड़ी। तो एक चटर बॉक्स है बोले तू, उसके ऊपर ऐसे लिख के आ। शी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी कुड राइट अबाउट इट। उसको नहीं समझ में आ रहा था क्या लिखे उसमें, बट फिर भी उसने वो टॉपिक के ऊपर लिख लिया।
आफ्टर कंप्लीटिंग हर होमवर्क शी बिगैन एंड थिंकिंग अबाउट द गिवन टॉपिक, उसके ऊपर सोच रही थी. शी रोट दैट टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट ट्रेट्स. तो उसमें एक सेंटेंस लिखा था, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट्स, मतलब बोलना ये बच्चों का काम है, ये बच्चों का सबसे अच्छा गुण है. हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, उसने ये भी लगा कि मेरी मम्मा भी क्या थी, टॉकेटिव थी. शी इनहेरिटेड दिस क्वालिटी फ्रॉम हर, और आज वो क्वालिटी मुझ में थी तो ओनली बिकॉज आई एम इनहेरिटेड बाय हर, मैं मेरी मम्मा से वो मुझे इनहेरिट हुई थी. व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेड? वंश परंपरा से हमें वो कुछ गुण संक्रमित होना, ये प्रॉपर वर्ड मिला मुझे. तो ऐसा, तो इस प्रकार से उसमें हुई है, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ऐसा उसने उस ऐसे में लिख डाला. मिस्टर किसिंग रिएक्शन, फिर उसने वो जब वो पढ़ा होमवर्क तब उसका रिएक्शन कैसा था. आफ्टर रीडिंग द ऐसे मिस्टर किसिंग लॉफ्ड हार्टिली, वो बहुत हंसा. नाउ वंस अगेन ही गिव हर अनदर ऐसे, फिर उसने और जान पर आ गई उसकी कि इतनी कैसे लिखती, तो उसने और एक ऐसे दे दिया उसको. कौन सा? शी डिडंट नॉट स्टॉप टॉकिंग, क्योंकि वो बातें बंद नहीं कर रही थी, चालू ही रखती थी, तो उसने और एक टॉपिक दे दिया. नाउ द टॉपिक वाज एन इनकॉरिजेबल चैटरबॉक्स. व्हाट इज बाय इनकॉरिजेबल? मतलब कभी भी नॉट रिपेयरेबल, मतलब किसी किसी के गुण क्या नहीं होते फ्रेंड, रिपेयर नहीं होते, वो जैसे रहते वैसे रहते. तो ऐसा उसको और एक ऐसे दे दिया. As she did not talk after the 2 lesson, during to the 3rd lesson, she again asked to write our topic. फिर उसने वो भी लिख के लाया, फिर उसको और एक 3rd वाला टॉपिक दे दिया. क्या? क्वैक 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 said the mistress chatterbox. देखो ध्यान में रखना है कौन कौन से ऐसे दिए थे मिस्टर किसिंग ने एन फ्रैंक को, और क्यों दिए थे. एन फ्रैंक टॉकेटिव नेचर की लड़की थी, दैट्स व्हाई उसको पहला दिया था अ चैटरबॉक्स, दूसरा इनकॉरिजेबल चैटरबॉक्स, तीसरा दिया था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. एट दिस टाइम एंड लॉफ्ड इन द क्लास एंड ऑल्सो लॉफ्ड लाउडली. तो ये भी उसने लिख के लाया और बहुत हंसी थी. एंड नाउ शी वांटेड टू राइट समथिंग न्यू कन्विंसिंग ऑन द टॉपिक, बट शी कुड नॉट राइट. उसको लग रहा था कि और कुछ नया लिखो मैं चैटरबॉक्स के ऊपर, लेकिन उसके पास अभी कोई सब्जेक्ट नहीं था. सो हर फ्रेंड सैने, तो उसकी एक दोस्त थी, क्या नाम था उसका, सैने, हेल्प हर, उसने उसको हेल्प किया टू राइट ऑन द टॉपिक. शी रोट इन अ वर्स, फिर उसने वो लिख के लाया था. 3rd वाला भी समझ में आया. नेक्स्ट, अभी लास्ट का पैराग्राफ है, इम्पैक्ट ऑफ एन फ्रैंक लास्ट स्टोरी ऑफ मिसेस किसिंग. एंड रीड द पोएम इन द क्लास. फिर टीचर क्लास में आई, टीचर ने बोला मिस्टर किसिंग ने, चल खड़े हो जा, चल पढ़, क्या लिख के लाया. इट वाज अ स्टोरी मदर डक एंड द फादर स्वैन. तो उसने स्टोरी लिखी थी मदर डक और पापा स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उसको 3 बेबी डकलिंग्स थे, मतलब पिल्ले थे उसके. द फादर स्वैन हैड बिटन द 3 डकलिंग्स टू द डेथ. और पापा स्वैन का बहुत एंगर हुआ था, उसने 3 बच्चों को मार डाला था. क्यों? तो उसका रीजन दिया है एज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो 3 बच्चे दिन भर क्वैक 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 करते थे, उसकी सटक गई, 3 को मार डाला. इन फैक्ट इट वॉज अ जोक ऑन मिस्टर किसिंग, बट लकीली हर टीचर टुक इट इन टू द राइट वे. एक्चुअली ये मिस्टर किसिंग को बहुत बुरा लगा था, उसको मार सकता था, लेकिन उसने उस दिन राइट वे को उसको अंडरस्टैंड करके छोड़ दिया था. नाउ शी हैड बीन अलाउड टू टॉक, अभी उसको क्लास में अलाउ भी किया उसने, चल तू बोलती जा. नो एक्स्ट्रा वर्क, और उसको कुछ भी नहीं दिया, वॉज गिवन. मिस्टर किसिंग हैड चेंज्ड नाउ, एंड उस दिन से मिस्टर किसिंग खुद को चेंज किया. उस लड़की को चेंज तो नहीं कर सका, बट उसने खुद को चेंज किया. चल बातें करती है कर. टू स्टार्ट ही टू स्टार्टेड कटिंग जोक्स इन द क्लास. और उस दिन से वो जो मिस्टर किसिंग था कभी भी क्या नहीं करता था, जोक नहीं करता था, एकदम क्या स्ट्रिक्ट था. बराबर मैंने बोला ना, मैथ्स टीचर हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, हंसते भी नहीं है, ऐसे डेंजर ऐसे दिखते हैं. तो उसी प्रकार से वो था, लेकिन बाद में उसने उसका नेचर चेंज कर डाला. क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ एन फ्रैंक की वजह से. उसको लगा कि नहीं, टीचर लोगों ने क्लास में थोड़ा सा हंसाना भी चाहिए और खुद भी हंसना चाहिए, ताकि उसके भी सेहत के लिए अच्छा है और बाकी के स्टूडेंट के सेहत के लिए भी अच्छा है. नॉट ओनली सेहत के लिए, बट उससे क्या होता है, उसका मेंटल, जो बच्चे जो स्ट्रेस में होते हैं, पहले से तो मैथ सब्जेक्ट बोरिंग,
उसमें यदि वो टीचर यदि स्ट्रिक्ट मिल गया या बोरिंग मिल गया, थोड़ा सा भी नहीं हंसाता हो, तो समझ लेना कि बच्चे के 12 बज गए, मतलब कुछ भी नहीं आया समझने वाला है। तो मिनिमम टीचर ने उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ह्यूमरस वे यदि पढ़ाया, पहले से तो सब्जेक्ट बोरिंग, लेकिन ह्यूमरस वे यदि थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह दिए बाहर के वगैरह, थोड़ा सा बच्चों को हंसाया, तो बच्चों का ध्यान भी रहेगा और वो सब्जेक्ट इजी टू अंडरस्टैंड भी होगा। ऐसा हमें किसने सिखाया? एन फ्रैंक के डायरी ने सिखाया। और यही बात बाद में मिस्टर किसिंग ने भी सीख लिया और उस दिन से वो क्या करने लगा, छोटे मोटे क्लास में जोक्स भी करने लगा। ओके फ्रेंड, इन दिस वे इतना ही इस डायरी में यहाँ पे दिया है। एक्चुअली फ्रेंड, डायरी इतनी सी नहीं है। जो ओल्ड सिलेबस था 10 का, उसमें द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एक नॉवेल है, समझ में आया? ड्रामा था, ड्रामा बहुत बड़ा, यानी इस प्रकार से उसके ऊपर बहुत बड़ा ड्रामा था, मतलब बहुत बड़ी है वो डायरी। लेकिन इसमें का सिर्फ एक पन्ना आज हमको यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया था, स्टडी करने के लिए दिया था, जो हमने कर लिया। ओके फ्रेंड, इस प्रकार से ये स्टोरी द डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एक खत्म होती है। रिगार्डिंग दिस यदि कुछ आपको प्रॉब्लम आया तो प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। अदरवाइज इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सीरियस प्रॉब्लम तो आस्क मी ऑन माय फोन नंबर। I will be surely solve your problem, each and every problem. Till then, thanks, bye, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और लाइक का बटन दबाना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।